नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नई सुबह का आगाज, क्योंकि सुबह नई है तो नई किरणें हैं, नई आशा है, नई उम्मीदें, नए रास्ते हैं। क्योंकि ये महज एक दिन नहीं, ये अपने सपनों को सच करने का एक और मौका है। सुबह का वक्त बेहद खास होता है क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कई उम्मीदें भी जाग जाती हैं। हर नए दिन के साथ नई ताजगी और नए सपने भी दस्तक देने लगते हैं और विश्वास भी कि जिंदगी और ताजा हो जाएगी। जी, सवेरे उनके लिए नहीं होते जो जिंदगी में कुछ पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। दरअसल उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखे रहते हैं। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिंदगी हमेशा एक मौका देती है। सरल शब्दों में उसे कहें तो हेलो जिंदगी, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और प्रतिबिंब, अब आगाज करते हैं अपने कार्यक्रम का और शुरुआत खबरों की डोज के साथ। और सबसे पहले हम जानेंगे कि संसद की कार्यवाही चल रही है, उसमें क्या कुछ खास सुर्खियां हैं, उस पर सबसे पहले नजर। जी हाँ, संसद से खबरें हैं और शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन राज्यसभा में सामान्य कामकाज हुआ। सरकार और विपक्ष के बीच 12 सदस्यों के निलंबन पर गतिरोध के बावजूद सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने 12 सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाया। विपक्ष की मांग है कि बिना शर्त सदस्यों का निलंबन वापस लिया जाए। शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान सदन में जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठे। इसके अलावा भोजन अवकाश के बाद भी सदन में सामान्य कामकाज हुआ और कई सदस्यों ने निजी विधेयक पेश किए और अनिवार्य मतदान से जुड़े विधेयक पर चर्चा की। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन लोकसभा में 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए। लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान विधि और न्याय, विदेश, स्वास्थ्य, महिला अपराध और परिवार कल्याण से संबंधित सवाल पूछे गए। संबंधित विभाग से जुड़े मंत्रियों ने इसका जवाब दिया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व दिव्यांग दिवस पर अपना वक्तव्य सदन में रखा। शुक्रवार होने के नाते सदन में प्राइवेट मेंबर्स बिल पर भी चर्चा हुई। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए गए। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश हुआ। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख के कार्यकाल को 5 साल तक विस्तार देने का प्रावधान और राज्यसभा में कई सदस्यों ने पेश किया निजी विधेयक भी। कोरोना पर हुई चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब। देश में कोविड के कारण होने वाली मौतों की संख्या काफी कम। 46 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। लोकसभा नियम 193 के अधीन कोविड पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन पर सरकार वैज्ञानिकों की सलाह के बाद फैसला लेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने नियम 193 के तहत कोविड महामारी पर चर्चा जो गंभीर चर्चा हुई उसके लिए सभी सदस्यों को बधाई दी। गुरुवार को बताया कि लोकसभा के इतिहास में ये सबसे उपयोगी दिन है। गुरुवार को करीब 11 घंटे तक चली चर्चा में 93 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 12 सदस्यों के निलंबन के विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का दिया सुझाव। नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा, निलंबित सांसदों की माफी मांगने के बाद सरकार करेगी विचार। राज्यसभा में कई सदस्यों ने निजी विधेयक पेश किए। वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के सदस्य विजय साई रेड्डी ने धार्मिक स्थलों की छवि बिगाड़ने वालों को 2 से 20 साल तक सजा देने से जुड़ा विधेयक सदन में पेश किया। तो थी शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई खास खबरें और अब बात कर लेते हैं देश से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों की। तकनीक और इनोवेशन को तेजी से अपना रहा है भारत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फिनटेक विचारशील नेतृत्व मंच
इन्फिनिटी फोरम में प्रधानमंत्री का संबोधन, कहा डिजिटल इंडिया ने फिनटेक समाधानों के लिए खोले दरवाजे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्यों और जिलों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और दिव्यांग जन के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के लिए प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर आज की प्रगति में विकलांग व्यक्तियों की शानदार उपलब्धियों और योगदान की सराहना की। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि उनकी जीवन यात्रा, उनका साहस और दृढ़ संकल्प काफी प्रेरक है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने वाले बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ओमिक्रॉन का संक्रमण रोकने के लिए अधिक सतर्कता बरतने के लिए कहा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए अपने यहाँ सभी जरूरी उपाय लागू करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिवों को इस आशय का पत्र लिखकर ऐसा करने के लिए कहा है। जोखिम वाले देशों से आए 16,000 लोगों में मिले 18 कोविड संक्रमित। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल्स। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नए वेरिएंट के 2 केस मिलने के बाद की समीक्षा बैठक। नौसेना के पास जल्द ही हवा और पानी के अंदर चलने वाली स्वदेशी मानव रहित प्रणालियां होंगी। इसके लिए 10 साल का रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। नौसेना दिवस पर प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि नौसेना समुद्री सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। ओडिशा और आंध्र की ओर बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान जवाद। तूफान को लेकर 3 राज्यों में हाई अलर्ट। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 64 टीमें तैनात। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। और प्रतिबिंब राष्ट्रीय सुर्खियों को जानने के बाद वक्त है NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से सभी राज्यों से क्या कुछ खास सुर्खियां हैं, इस पर हम डालेंगे नजर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री यहां 18,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें 8,600 करोड़ की लागत का दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के भू केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही इटावा, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में आकाशवाणी के 3 FM केंद्रों का भी वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। पंजाब के पूर्व डीजीपी सरबजीत सिंह विर्क, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह जीरा और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता सरबजीत सिंह मक्कड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उत्तराखंड दौरे पर गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में परिवार सहित विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की। साथ ही पारदेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कर देशवासियों के कल्याण, सुख, समृद्धि और प्रसन्नता की कामना की। गुजरात में कांग्रेस की कमान पूर्व सांसद जगदीश ठाकुर को सौंप दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सहमति के बाद गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष जगदीश ठाकुर को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ओडिशा के चंद्रभागा समुद्र तट पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये महोत्सव 5 दिसंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में कई राज्यों के 100 से ज्यादा कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना महामारी की वजह से इस बार सिर्फ 2 देशों के कलाकार इसमें हिस्सा लेने पहुंचे हैं।
ओडिशा के कोणार्क जिले के सूर्य मंदिर में 5 दिवसीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव की शुरुआत माधवी मुदगल के शो से की गई। इसके बाद देश भर के नृत्यों की प्रदर्शनी यहां पर की जा रही है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ सर्द हवाएं चल रही हैं। वहीं निचले इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के 5 जिलों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में सुबह सैर करने आने वाले लोगों से अब हर महीने 200 रुपए लिए जाएंगे फीस के तौर पर। कुलपति ने कहा कि इससे पर्यावरण को साफ रखने में मदद मिलेगी और लोगों को अच्छी सुविधाएं भी हम प्रदान कर पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं दुनिया की। राज्य के बाद दुनिया भर में क्या कुछ खास चल रहा है उस पर नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर डालेंगे नजर। आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने अल-कायदा और आईएस से संबंध आतंकवादी समूहों के भारत में सक्रिय होने का मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन के भारत पर सीमा पार से हमलों को लेकर अपनी बात कही। कश्मीर राग पर पाकिस्तान की पोल खोलते हुए भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद का समर्थन करता है बल्कि आतंकी संगठनों को वित्तीय सहायता और सुरक्षित पनाहगाह भी प्रदान करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे राज्यों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। WHO ने दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन स्वरूप से निपटने के लिए दल नियुक्त किया है। दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में निगरानी के उपयोग में तेजी लाने और वायरस के संपर्क में आए लोगों की पहचान के लिए अधिकारियों का एक दल भेजा गया है। ओमिक्रॉन का मामला पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ठीक 1 हफ्ते पहले आया था, जो अब दुनिया भर के 29 से अधिक देशों में सामने आ चुका है। इस बीच श्रीलंका और मलेशिया में भी ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। और प्रतिबिंब अब हम डालेंगे कि आज की गतिविधियां क्या है, यानी कि आज क्या कुछ होने वाला है खास। आज दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की स्थापना का शताब्दी समारोह आज दिल्ली में शुरू होगा। इसके लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में होने वाले 2 दिवसीय समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज शाम 5 बजे पुस्तक द मिडवे बैटल का विमोचन करेंगे। ये किताब प्रसिद्ध लेखक गौतम चिंतामणि ने लिखी है। और अब नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज कौन कौन से खास कार्यक्रम प्रसारित होने वाले हैं। यहाँ बिल्कुल हेलो इंडिया के बाद 10 बजे आप देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट 100 Years of PAC। सुबह 11 बजे से संसद का सीधा प्रसारण PAC लाइव फ्रॉम सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट। और शाम 6:30 बजे स्पेशल रिपोर्ट, शाम 7 बजे मुद्दा आपका। इसके साथ ही रात 8 बजे आप देखिए दिन भर की तमाम खबरों पर आधारित न्यूज बुलेटिन आज की खबर। रात 8:30 बजे न्यू इंडिया डिबेट। रात 9 बजे द डिफेंडर्स और 9:30 बजे पर्सपेक्टिव। रात 10 बजे देखिए संवाद। और अमृता, इसी के साथ हेलो इंडिया में रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे आज का इतिहास क्या है। क्या वाकई
पूर्वोत्तर के राज्य के लिए देश की राजधानी दिल्ली अब दूर नहीं रही। गुवाहाटी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन असम का जो बाकी हिस्सा है उस पर ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आफ्टर 2014 द इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए, ब्रॉड गेज बेटर हुआ है। इस रीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत, नॉट अप टू मार्क, थोड़ा बहुत जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो सिलचर में है। साल के 8 महीने तक पानी रहता है। ओके। तो एक बच्चा 8 महीना स्कूल नहीं जा पाता। बाकी जो 4 महीना रहता है बाहर से टीचर लोग जाके वहाँ पे स्कूल सेटअप। ओके। नए भारत के निर्माण के लिए बच्चों का सर्वांगीण विकास जरूरी है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और उन्हें न्याय देने के लिए संसद लगातार प्रयास करती रहती है। प्रत्येक बालक को उस समय तक शिक्षा संस्था में पढ़ाया जाएगा जब तक कि वह 14 वर्ष का न हो जाए। अनुच्छेद 18 में एक प्रावधान है कि बालकों को 14 वर्ष की आयु से पूर्व सेवा नियोजित नहीं किया जाना है, तो उसे अवश्य किसी शिक्षा संस्था में कार्यलग्न रखना होगा। दुनिया के जितने भी अशिक्षित बालक हैं उसकी बहुत बड़ी संख्या अभी भारत में निवास करती है। 6 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 21 करोड़ बालक इस देश में हैं, और जिसमें से बालक और बालक में दोनों शामिल हैं, जिसमें लगभग 20% बालक और बालिकाएं इस शिक्षा व्यवस्था के दायरे से बाहर हैं। ये एक ऐसा हमारे देश के लिए अभिशाप है जिससे हमें जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहिए। Children do not vote, so for them they feel sometimes they do not count. और आज का जो रिफॉर्म है महोदय, वो एक मानवीय संकल्प है, न सिर्फ इस सरकार का बल्कि सदन का। और इंडिया ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और प्रतिबिंब, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का, क्योंकि इतिहास बहुत ज़्यादा खजाना खुद में समेटे हुए है और इतिहास को जानना समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने भविष्य को उस हिसाब से संवार सके, निखार सके। जी हाँ, आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 4 दिसंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 4 दिसंबर वर्ष 1829 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। आज ही के दिन तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बंगाल सती विनियमन किया था। इस कानून के अनुसार ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। प्रथा का विरोध समाज सुधारक राजा राममोहन राय और अंग्रेज अधिकारी विलियम कैरी समेत कई लोगों ने किया। यह एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जलाया जाता था। 4 दिसंबर वर्ष 1971 से भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेवी डे वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना द्वारा 3 दिसंबर को भारत के हवाई क्षेत्रों में हमला किया गया। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। यह अभियान पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर शुरू किया गया। इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाज नेस्तनाबूद कर दिए गए। इस दौरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकर को भी तबाह कर दिया गया। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS निपात, INS वीर और INS निर्घट शामिल थे। भारत के इन युद्ध बेड़ों द्वारा पाकिस्तान के PNS खैबर, MV वीनस चैलेंजर, PNS मुहाफिज और PNS शाहजहां को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तानी नेवी के लगभग 250 जवान इसमें मारे गए। 4 दिसंबर वर्ष 1996 में मार्स पाथफाइंडर को नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया। पाथफाइंडर एक अमेरिकी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से मंगल ग्रह की सतह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। इस यान को नासा द्वारा ग्रहों की खोज के लिए कम लागत के साथ विकसित किया गया। पाथफाइंडर ने सफलतापूर्वक वैज्ञानिक डेटा एकत्र किया। इसने मंगल के इतिहास में एक गर्म, घने वातावरण और बहुत अधिक पानी होने की पुष्टि की। तो ये था आज का इतिहास और प्रतिबिंब। अब उस सेगमेंट का वक्त आ गया है जिसे हम
सप्ताह के अंत में अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं और उसका नाम है टेक क्लास। जी हाँ, पिछले कुछ समय से डाटा लीक होने की चर्चाएं बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से सामने आ रही हैं। डाटा मतलब किसी भी तरह की डिजिटल जानकारी, ये फोटो, वीडियो, टेक्स्ट जैसी कोई भी चीज़ हो सकती है। फोटो और वीडियो आपके नितांत निजी क्षणों की भी हो सकती हैं और टेक्स्ट आपके मेल अकाउंट के पासवर्ड से लेकर आपके बैंक के पिन तक कुछ भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रतिबिंब। कहते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। आजकल मार्केट में पायरेटेड विंडो आसानी से 200 रुपए में मिल जाते हैं, जबकि ओरिजिनल विंडो की कीमत 2000 से तो शुरू होती है। लेकिन पकड़े जाने की डर से यूजर्स विंडो अपडेट और डिफेंडर्स जैसी सेटिंग्स को भी बंद कर देते हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि नेट पर ब्राउजिंग करते समय वायरस आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक बात। आप समझ सकते हैं कि इससे बचना कितना जरूरी है। तो आइए उन आसान तरीकों के बारे में जानें, कैसे बचेंगे जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं। टेक क्लास में चलते हैं मेरे सहयोगी नरेंद्र के पास। डेटा लीक होने का सबसे बड़ा सोर्स इंटरनेट है। इस पर की गई छोटी छोटी गलतियों की वजह से यूजर का डेटा थर्ड पार्टी तक पहुंच जाता है। इसलिए वेबसाइट को ओपन करते समय आने वाले पॉपअप विंडो से सतर्क रहें। ऐसी वेबसाइट्स वायरस से भरी होती हैं जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाकर हमारे कंप्यूटर का डेटा चुरा सकती हैं। फेसबुक पर लुभावने ऐप से दूरी बनाकर रखें। इनका काम फेसबुक से मोटी कमाई और आपकी जानकारी इकट्ठा करना होता है। फिशिंग का इस्तेमाल आपके फेसबुक, जीमेल और बैंक के पासवर्ड चुराने के लिए किया जाता है। जब भी लॉगिन करें तो गौर करें कि लिंक के पहले HTTPS लगा हो। फेसबुक के URL में HTTPS होता है। यहाँ S का मतलब है सिक्योरिटी। भले ही थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन कंप्यूटर में हमेशा जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखें। एड ब्लॉक जैसे एड ब्लॉकर इंस्टॉल करें। यह आपको अनचाहे विज्ञापनों के साथ साथ वायरस से बचाएगा। लगभग हर वेबसाइट जिसका आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके बारे में कुछ न कुछ डेटा जरूर स्टोर करती है। हालांकि आप इसे हटा सकते हैं। इसके लिए आप myactivitygoogle.com में जाएं। दाईं ओर टॉप पर बने 3 डॉट्स पर टैप करें। डिलीट एक्टिविटी बाय का विकल्प खोलें। यहाँ आप एक दिन, सप्ताह, महीने या पूरी गूगल गतिविधि डेटा हटाने का विकल्प चुन सकते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो इनकॉग्निटो मोड चालू रखें। इनकॉग्निटो मोड का ऑप्शन हर ब्राउजर में है। इस मोड में ब्राउजिंग करने से आपकी हिस्ट्री और लॉगिन इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेव नहीं होती है। समय समय पर हमें अपने सभी पासवर्ड भी बदलते रहने चाहिए। और अमृता, वक्त है दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले हम चलते चलते कुछ खास छोड़े जाते हैं। आज क्या है खास? बिल्कुल, श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी संस्कृति को दर्शाने वाला पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खाली पड़ी जगहों और दीवारों को ग्राफिटी कला के काम के तौर पर सुशोभित करना शुरू किया है और शहर में जगह जगह दीवारों को सजाया जा रहा है। आप देखिए कितनी खूबसूरती से इन दीवारों को सजाया गया है, जो आने वाले वहां के जो पर्यटक हैं उनके लिए आकर्षण का एक केंद्र है। जी, और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इनकी खूबसूरत कलाकारी के साथ। हम दोनों को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।